एक उसका जो है ना वो एक जो उसका है ना वो कॉन्टेक्स्ट होता है। एक उसके जो है वो करंट डेवलपमेंट्स होती हैं। एक चैलेंजेस होते हैं। एक अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और एक कंक्लूजन होता है। ये पांच जो है ना हेडलाइंस जो है, ये पांच जो मेजर स्टेटमेंट्स हैं, ये पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड हर क्वेश्चन में शामिल होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट के बगैर, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज शामिल होती है? हिस्ट्री शामिल होती है। उसमें पाकिस्तान और दूसरा मुल्क जो है उसके आपस के या जो भी इशू है, उस पाकिस्तान की जो एक पाकिस्तान के लिए अहमियत है, पास्ट में थोड़ा बहुत क्या होता है, उसको आपने बयान करना होता है, स्टेट करना होता है, कॉन्टेक्स्ट देना होता है, सियाको सबाक जिसे हम कहते हैं वो बयान करना होता है, ताकि जो एग्जामिनर है उस तक ये बात जो है वो पहुंच जाए कि आप जो है ना उसके बैकग्राउंड को अच्छी तरह से जानते हैं। हिस्ट्री हम पढ़ते क्यों है? हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम करंट जो चीजें हैं उनकी उनको अच्छी तरह से एनालाइज कर सकें, और जो फ्यूचर है उसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकें। इसलिए हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। ये जो तारीख इतनी मोटी मोटी किताबें हैं और ये तारीख की दान है, ये पागल नहीं है जो लिखते हैं। ये इसीलिए लिखी जाती हैं ताकि हम उसके तनाजुर में, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको अच्छी तरह से समझ सकें। इसलिए कॉन्टेक्स्ट बयान करना बहुत जरूरी है किसी भी टॉपिक का। दूसरी बात, कॉन्टेक्स्ट में इतना भी नहीं जाना, इतनी भी हिस्ट्री बयान नहीं करनी कि आपका सारा टाइम उधर जाया हो जाए। मेजर जो आपका टाइम होता है उसको आपने देना है करंट डेवलपमेंट्स को एनालाइज करने में। जो चीजें हैं उसमें जितने भी पॉइंट्स मैक्सिमम हद तक आप लोग एक्सप्रेस कर सकें, स्टेट कर सकें, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ इस्टेब्लिश कर सकें, आपने उसको देना होता है जो करंट सिचुएशन चल रही होती है। फिर हर जो टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर में, वो उसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, मतलब। और फिर कंक्लूजन जो है कुछ ऐसा ऐसे का आप कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन में आप सजेशंस दे सकते हैं कुछ। आप वो जो पीछे आप समझें कि कंक्लूजन मेजरली तो वही होता है जो आप स्टेट कर सकते चुके होते हैं, उसको कंप्रिहेंसिव फॉर्म में दोबारा से लिखना। लेकिन आप उसमें कुछ सजेशंस दे सकते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, कुछ जो है वो प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। सो इस जो स्कीम ऑफ थिंग है, इसको मद्देनजर रखते हुए जो ये जो पाक अफगान रिलेशनशिप है, ये समझ लें कि ये हॉटेस्ट टॉपिक है जो कि इस वक्त डिबेट हो रहा है पूरी दुनिया के मीडिया में। और इसका अगर अफगानिस्तान के बाद कोई दूसरा मुल्क इससे सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला है अफगानिस्तान में आने वाली तब्दीलियों से, तो वो पाकिस्तान है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई थॉट कि हमें ये चीज डिस्कस करनी चाहिए। देखें, सीएसएस, ये कम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी है ना, वो दैट इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। ठीक है। तो जो भी आपका ये नेक्स्ट कम्पिटिटिव एग्जाम होगा, आप देखेंगे चाहे वो करंट अफेयर का पेपर हो, जनरल नॉलेज में पाक अफेयर का पेपर हो, वहाँ पे हर इंटरनेशनल रिलेशंस अगर किसी ने रखी हुई है तो वो हो, पॉलिटिकल साइंस अगर किसी ने रखी हो तो वो, आपको हर जगह जो है ना वो अफगानिस्तान पाकिस्तान जो है ना वो घुसा हुआ नजर आएगा। सो इन वो इस अहमियत की वजह से मैंने समझा कि ये आजकल बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है इस चीज पर, तो हमें ये डिस्कस करना चाहिए। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? जो पहली पिक्चर आपके सामने है ना, जी। अब याद रखें, जब भी अफगानिस्तान का तस्करा होगा ना, तो अफगानिस्तान के तस्करे में एक लफ्ज आएगा, ग्रेट गेम। ग्रेट गेम और ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। ठीक है। ये दो जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत ज्यादा इनका बार बार तस्करा आएगा। ग्रेट गेम क्या थी कि जब बरतानिया इस पूरे खित्ते पर काबिज था, तो अफगानिस्तान के दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया तक रशिया मौजूद था। बरतानिया ये चाहता था कि रशिया जो है वो अफगानिस्तान को क्रॉस करके इंडिया में ना आए, और बरतानिया की जो हुकूमत है उसमें मदाखलत, इंटरफेयर ना करे। इसलिए बरतानिया ने ये फैसला किया कि हमें रशिया को कंटेन करना है अफगानिस्तान के दूसरी बॉर्डर पर। इस मकसद के लिए उन्होंने अफगानिस्तान को सेंटर स्टेज बनाते हुए जियोपॉलिटिक्स का कुछ गेम्स की। अपनी मर्जी के हुक्मरान जो है वहां पर नाफिज करने चाहे, कुछ बॉर्डर्स जो है वो इस्टेब्लिश किए, जिसकी मदद से वो कामयाबी से रशिया को अफगानिस्तान के दूसरे बॉर्डर से दूर रखने में कामयाब हुआ। ये जो आप ड्यूरेंट लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद है, ये उस दौर की बरतानिया का बनाया हुआ बॉर्डर है, जिसके तहत ये फासला किया गया था कि अफगानिस्तान एक बफर स्टेट होगा बिटवीन रशिया एंड द ब्रिटिश एम्पायर। और इस अफगानिस्तान को ना वो रियासत जो है वो वायलेट करेगी रशिया, और ना ही बरतानिया वायलेट करेगा, बल्कि ये दो जो एम्पायर्स हैं उनके दरमियान बतौर बफर स्टेट कायम करेगा। इसमें बरतानिया को बाज औकात दो शिकस्तें भी उठानी पड़ी। ये जो तस्वीर है ये 1842 की एक डिपिक्शन है। 1842 में 1842 में बरतानिया ने दो जंगें लड़ी हैं अफगानिस्तान के लोगों के दरमियान।
एक दफा उन्होंने अपना तकरीबन 42,000 लोगों पर मुश्तमिल जो है वो जंगी दस्ता अफगानिस्तान को फतह करने के लिए भेजा, लेकिन वो फतह नहीं हो सका और इतनी बुरी तरह से शिकस्त हुई कि उनमें से सिर्फ एक डॉक्टर जो है वो जिंदा सलामत छोड़ा गया और उसको घोड़े पर बिठाकर हिंदुस्तान रवाना किया गया। वो इसलिए ताकि वो जाके ये बता सके बरतानवी हुक्मरानों को कि वहां पर बाकी लोगों के साथ कैसा सलूक हुआ। सो ये बड़ी हिस्टोरिक पिक्चर है। ये उस ग्रेट गेम की यादगार पिक्चर है जिसके मुताबिक जिस और इसके बाद ये पिक्चर बनने के बाद इसको मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। इस पिक्चर के बाद ये मतलब जो टाइटल है वो अफगानिस्तान को दिया गया कि अफगानिस्तान इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। ठीक है जी। अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स का जो टाइटल मिला वो इस जो 1842 की एंग्लो अफगान वार थी जिसमें बरतानिया को बड़ी बुरी तरह से शिकस्त हुई। ये तस्वीर उसकी यादगार है। ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब आपको हिस्ट्री के पता चलेगी तो आपको करंट चीजें खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि अफगानिस्तान इज why Afghanistan is a perennial source of conflict not only for this region but beyond. Next picture. दूसरी पिक्चर है। हाँ जी, ये वो ड्यूरन लाइन है। ये 2670 किलोमीटर है। ये वो कॉलोनियल जो इरा था ये उसकी डॉक्टर सॉरी, यादगार मैं लाइन आपको है जो। इंटरफेयर कर रहा हूँ, एक मिनट, मुझे ना दोबारा जरा ग्रेट गेम के बारे में बता दीजिए कि ग्रेट गेम बेसिकली आप उसको अगर एक स्टेटमेंट में बताने की कोशिश करें तो आप कैसे डिफाइन करेंगे ग्रेट गेम को? ग्रेट गेम ग्रेट गेम वॉज ऑल अबाउट creating a buffer state between British Empire and Great Russian Empire। ठीक है। दो ठीक। रियासतों के दो एम्पायर्स के दरमियान अफगानिस्तान को बतौर बफर स्टेट बनाने की, ताकि दोनों एक दूसरे के करीब ना आ सके। उस गेम को जो है वो ग्रेट गेम कहा जाता है, जिसमें कभी रशिया का पल्ला भारी रहा, कभी बरतानिया का पल्ला भारी रहा, लेकिन आखिर में जो कामयाब है बरतानिया हुआ। वो ठीक। अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाने में कामयाब हो। ठीक हो ठीक है। गया सर, ये अब ड्यूरन लाइन उस है जी। बर्तान ये ड्यूरेंट लाइन है। ये 2670 किलोमीटर है। इसका मतलब बहुत वो आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं। ये किसने बनाई थी? ये मॉर्टिमर ड्यूरेंट उस बंदे का नाम था। वो उस वक्त जो ब्रिटिश इंडिया था उसका फॉरेन सेक्रेटरी था। उसने अफगानिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान ये जो उस वक्त का फ्रंटियर था उस और ब्रिटिश जो इंडिया की हुकूमत थी उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ कि ये जो फाइनल पहले जो है ना ये नो मैन लैंड समझा जाता था। उधर के लोग इधर आते थे, इधर के लोग उधर जाते थे, कोई डिमार्केटेड लाइन मौजूद नहीं थी। कोई उसकी जो है वो कोई उसको कवर करने वाला नहीं था, कोई उसकी निगरानी करने वाला नहीं था। एक वो क्या है रूल ऑफ जंगल था कि जो जहाँ पे मर्जी चाहे जो कुछ करता रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। ये फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान इस लाइन को डिमार्केट किया गया। इस लाइन को डिमार्केट और बनाने वाला जो बंदा है उसका नाम मोर्टिमर ड्यूरेंट था, जिसने 1893 में इसको फाइनलाइज किया। और ये फाइनली पाकिस्तान ने इनहेरेंट किया एज अ बॉर्डर बिटवीन द न्यूली क्रिएटेड स्टेट ऑफ पाकिस्तान इन 1947 एंड अफगानिस्तान। अब ये जो ड्यूरेंट लाइन है ना ये एक बहुत पोरस बॉर्डर है। पोरस बॉर्डर से क्या मुराद है कि ये बहुत मैनेजेबल नहीं है, पहाड़ी इलाका है, इसमें लेंथी बॉर्डर है उस तरफ और इस तरफ, एथनिक रिलेशनशिप है, सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल रिलेशंस हैं कबाइल के दरमियान। एक ही कबीले के लोग कुछ इधर रहते हैं कुछ इधर रहते हैं, हम्म। उनके आपस में रिश्तेदारी है, उनके आपस में ट्रेड है, उनके आपस में पॉलिटिकल एफिलिएशंस है। इसलिए बॉर्डर ये बॉर्डर हमेशा मुतनाज़ा रहा है। अफगानिस्तान ने इस बॉर्डर को कभी भी तस्लीम नहीं किया। उसकी वजह यह है कि उस वक्त जो ब्रिटिश इंडिया था उसने अफगानिस्तान के हुक्मरान पर ये जो चीज़ें इम्पोज की थी और अफगानिस्तान के हुक्मरान ने इसको विलिंगली एक्सेप्ट नहीं किया था। हम्म। इसलिए फिर इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान जब बना तो अफगानिस्तान ने वो वाहिद मुल्क था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान पाकिस्तान की शमूलियत की मुखालफत की थी। हम्म। उन्होंने इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया। पख्तूनिस्तान का स्टंट खड़ा किया गया। पख्तूनिस्तान का स्टंट ये था कि अफगानिस्तान क्लेम करता था कि जो फाटा का रीजन है वो लेजिटिमेट पार्ट है अफगानिस्तान का और उसको वापस मिलना चाहिए, जिसको हम्म। ब्रिटिश इंडिया ने जो है वो जबरदस्ती उनसे छीना था। इस हम्म। वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते। अब अगर आप ठीक। इसको करंट तनाजुर में देखें तो यही वजह है कि अफगानिस्तान के हुक्मरान जो है वो हमेशा ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। जैसे कि पीटीएम की मिसाल आप पीटीएम की कुछ डिमांड जो है वो लेजिटिमेट भी होंगी। सारी डिमांड उनकी गैर समझें कि गैर मुतवक्को या नाजायज नहीं है। कुछ डिमांड उनकी जायज नहीं है, लेकिन हम्म। उनकी जो पॉलिटिकल मकासद है उनको किसने हाईजैक कर लिया? अफगानिस्तान ने टू
टू सेटल स्कोर्स विद पाकिस्तान। हम्म, इसलिए गनी की तरफ से ट्वीट्स आती हैं, वो अमरुल्लाह साले का जिक्र आता है, वो पीटीएम के लोगों को सपोर्ट करता है, और पीटीएम जो है हमें फिर उससे अंदर पता चलता है छोटी सी डिमांड से बनने वाली तहरीक थी, उसको अफगानिस्तान के लोगों ने हाईजैक कर लिया टू यूज इट एज अ ट्रम्प कार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक ठीक ठीक। ठीक हो गया। हम्म, अब आ जाए नेक्स्ट तस्वीर। अब जो फिर अफगानिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल तब्दीलियां आती रही हैं 1947 से ऑनवर्ड। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कभी भी जो है वो स्टेबल नहीं थे। सबसे बड़ी तब्दीली उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। पाकिस्तान ये इस बारे में परेशान था कि एक तरफ हमारा ईस्टर्न नेबर है इंडिया की सूरत में, जो एक एनिमी का रोल प्ले कर रहा है, और दूसरी तरफ वेस्टर्न जो बॉर्डर है वो भी डिस्टेबलाइज है। तो पाकिस्तान के लिए ये परेशान सूरत हाल थी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की समझता था कि वो टू बिटवीन द टू होस्टाइल नेबर्स सैंडविच बन के रह जाएगा। 1979 में 25 हम्म, दिसंबर 1979 में हम्म, सोवियत यूनियन, जो कि हमेशा से इस तलाश में था कि किसी तरह वो अफगानिस्तान और ये जो करंट पाकिस्तान का एरिया है इससे होकर इंडियन ओशन तक बराह रास्त रसाई हासिल कर सके, क्योंकि उसके पास कोई और होल ऑफ द ईयर मेरी टाइम रूट नहीं था ट्रेड के लिए। इस मकसद के लिए 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट इनकलाब बर्पा किया, और उसके बहाने अफगानिस्तान में आ गए। अभी पाकिस्तान के लिए एक और से भी एक तरफ जो है वो इंडियन बैठा है, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान, जिसको मैनेज पहले बड़ी मुश्किल से किया जा रहा था, वहां पर एक और सोवियत यूनियन जैसा बड़ा मुल्क जो है कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन, वो आके बैठ गया। तो पाकिस्तान के लिए ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं थी, एक्सेप्टेबल नहीं थी। इस चीज को मैनेज करने के लिए फिर पाकिस्तान ने जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर, सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर, दूसरे अरब ममालिक के साथ मिलकर मुजाहिदीन क्रिएट किए। वो मुजाहिदीन जो है अफगानिस्तान में लॉन्च किए गए, और उसकी मदद से जो है सोवियत यूनियन को आफ्टर अ लॉन्ग ट्रबलिंग एंड डिवास्टेटिंग वॉर उसमें डिफीट किया गया सोवियत यूनियन को 1989 में। ये वो तस्वीर है जिसमें सोवियत यूनियन जो है वो शिकस्त खाकर अफगानिस्तान से जो है वो वापस जा रहा था। याद रखिए कि जो सोवियत यूनियन वापस गया है अफगानिस्तान से, वो जनीवा अकॉर्ड्स के जरिए से गया है। ठीक है, उनका नाम जनीवा अकॉर्ड्स है। ये बड़ी बुरी तरह से शिकस्त खा के इनके हजारों लोगों को इनकी कुर्बानियां देनी पड़ी ने, बहुत इनको मसाइल का सामना करना पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं ठीक है आपसे जी। एक क्वेश्चन ये पूछूं। वो हाँ पूछे। यार 1842 के अंदर यूके ने अफगानिस्तान के अंदर जलालत हासिल की। तकरीबन 1990 में जी रशिया ने जलालत हासिल की। बिल्कुल ठीक। अफगानी हमेशा से इसी तरह के थे, जुनूनी, ठीक। लड़ने वाले, लड़ाका, जी। जंगजू, इसी तरह के रहे हैं वो। अब अमेरिका वहां से जलील होकर निकला। हम्म। अब आने वाले जो अदवार हैं, आने वाले जो लोग हैं, जिसमें चीन यहाँ पे हम कह रहे जी। हैं कि हम उसको एस्टेब्लिश करने की तरफ जाते हैं, हम तालिबान की हुकूमत को मानते हैं, रशिया दोबारा वहां पे इन्वॉल्व होगा। तो यार लोगों को इस बात की समझ क्यों नहीं आती कि ये वाकई ग्रेव यार्ड है। वो हम्म। क्यों इन निहत्थे लोगों के साथ लड़के, उनके उनको उनको ट्रेनिंग भी हाँ हमें जी। करवानी पड़ी, उनके उनके हाथों को जनाब ना प्रॉपरली जंगजू बनाना पड़ा, उनको गन चलाने भी देनी पड़ी, उनको दुनिया का हम्म। कोई काम नहीं आता सिवाय गन चलाने के, सिवाय लड़ने के। तो लोगों को इस बात की क्यों समझ नहीं आती कि भाई ये हमें मारेंगे। हम्म। ये क्या वजह है, लोग क्यों दोबारा फिर दोबारा यहाँ पे एंटर ठीक। होने की कोशिश करते उसकी हैं। वजह यह है कि देखो ना, जो कोई भी मुल्क जो है ना वो कभी भी वो क्या कहते हैं अपनी खुशी से जो है ना वो जंग में शामिल नहीं होता। हम्म, कुछ हालात जो होते हैं ना, जो उस वक्त जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती है, वो उन ममालिक को मजबूर कर देती हैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो अफगानिस्तान में मदाखलत करें। उसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान जो है वो जो स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी लोकेशन पर वाक़ है जहाँ हम्म, पर एक तरफ साउथ एशिया है और दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया है। तो हम्म, याद रखिए सेंट्रल एशिया जो है वो समझिए कि वो बर्जनिंग सोर्स ऑफ मतलब नेचुरल रिसोर्सेज है। वहाँ पर हम्म, ऑयल गैस वो क्या चीज़ है जो कि वहां पर मौजूद नहीं है। दूसरा फैक्टर ये है कि वो जो सेंट्रल एशिया है वो रशिया का बैक यार्ड है। अगर कोई मुल्क जो है वो रशिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसको अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया में दाखिल होना पड़ेगा। हम्म, अगर कोई मुल्क चाइना को जो नुकसान पहुंचाना चाहता है और उस पर नजर रखना चाहता है तो उसे जो है वो अफगानिस्तान में आकर बैठना पड़ेगा। ये ममालिक जो है वो अपनी खुशी से रजामंदी से अफगानिस्तान में मदाखलत पर मजबूर नहीं होते। इसे कहते हैं टिरनी ऑफ जियोग्राफी। ये जोग्राफिए का जबर है जो इन ममालिक को अफगानिस्तान में खींच के ले आता है। ये जोग्राफिए के जबर के अलावा उन ममालिक के मफादात हैं, इंटरेस्ट हैं जो उनको अफगानिस्तान में खींच के लेके आते हैं। वो हम्म, अपनी खुशी से मजबूर होकर नहीं आते, हम्म, बल्कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहां पर आते हैं, और अल्टीमेटली फिर हालात ऐसे बनते हैं कि वो वहां पर फंस के रह जाते हैं।
ठीक है। आई बात समझ में? जी डॉक्टर साहब। ये जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है उनकी, ये जो है रशिया को नुकसान पहुंचाने का इंटरेस्ट है, किसी का चाइना को नुकसान पहुंचाने की इंटरेस्ट है, किसी को ईरान में पर नजर रखनी है तो उसको अफगानिस्तान में बैठा। आप देखें कि अफगानिस्तान इज अ captivative of its geography. It's a tyranny of geography that compelled other states to come here and become embroiled in this war-torn region. आइए बात समझ में। बिल्कुल सर। नेक्स्ट अब ना एक मिनट, एक सवाल का और जवाब देते हैं। वो सवाल ये है कि डॉक्टर साहब देखें, जी हम कहते हैं 1842 के अंदर वो जलील हुए, इन्होंने इसी तरह हराया, तो हमें मुजाहिदीन को रिड्यूस करने की कौन सी जी। जरूरत थी? इन्होंने तो वैसे भी उनको जनाब हरा देना। ये तो वाकई ग्रेवयार्ड। बहरहाल नहीं नहीं, उसकी वजह ये है हम्म। कि देखे ना, हालात तब्दील हो चुके थे। जो 1842 के थे वो 1979 के नहीं थे। 1842 में जो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे थे वो 1979 में नहीं इस्तेमाल हो रहे थे। रशिया वो वेपन्स नहीं यूज कर रहा था जो यूके जो है वो 1942 1842 में यूज कर रहा था। टेक्नोलॉजी आ गई थी, वेपनरी चेंज हो गई थी, कोई मतलब मैच ही नहीं था। उसको किसी हद तक बैलेंस करने के लिए हमें मुजाहिदीन बनाने पड़े। हमें उसको बैलेंस करने के लिए किसी हद तक उनको वेपनरी फराहम करनी पड़ी। उसको बैलेंस करने के लिए हमें किसी हद तक उनको जो है वो इमदाद देनी पड़ी। आइए बात समझ में। हाँ। अब देखें ना, एक बात याद रखें, जब रशिया के पास जो है वो हवाई जहाज थे वो 1942 में 1842 में ब्रिटिश एम्पायर के पास तो नहीं थे। वो भी वो हम्म। उस वक्त सादा राइफल के साथ और घोड़े पर बैठ कर वो जंग हो रही थी। हम्म। लेकिन जब 1979 में सोवियत यूनियन आया तो वो तो हवाई जहाज और गनशिप हेलीकॉप्टर और वो चीजें यूज कर रहा था। आपको पता है कि उस जंग का पिपासा उस वक्त उस पासा जो है वो उस वक्त पलटा जब अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए से मुजाहिदीन को स्टिंगर मिसाइल दिए। स्टिंगर हम्म। मिसाइल वो थी जो जमीन से आसमां फिजा में मार करने वाली मिसाइल थी, और वो जो रशिया के हेलीकॉप्टर से उनको निशाना बनाते थे। तब जाकर जो है रशिया मतलब कि वो उसने घुटने टेके जब उसको पता चल गया कि पहले मैं फिजा में तो मेरी बर्तरी थी, अब वो फिजा में बर्तरी भी स्टिंगर मिसाइल की वजह से खत्म हो गई है। सो दैट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ द इंटरनेशनल community or countries like Pakistan की सऊदी अरेबिया एंड द यूएसए। दैट वाज द रीजन दैट मतलब हमें मुजाहिदीन को बनाना पड़ा। जी सर, आगे सर। आगे, अच्छा जी, ये वो तस्वीर है जी यादगार जिसमें ना मुजाहिदीन उससे रोनाल्ड रेगन से मुलाकात कर रहे हैं, हम्म। जिनको बनाया था। और इसमें इसने फेमस स्टेटमेंट दी थी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कि ये मुजाहिदीन जो है हमारे लिए, हमारे जो फोर फादर्स हैं वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन, उन जैसा मकाम रखते हैं कि इन्होंने हमें हमारे इटरनल राइवल सोवियत यूनियन को शिकस्त देने में मदद दी है। और फिर हम्म। आपको पता है कि बाद में यही लोग दहशतगर्द बन गए और दुनिया भर में इनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होना था, कौन सा प्रोपेगेंडा था जो नहीं हुआ। हम्म। लेकिन एक वक्त था कि यही लोग व्हाइट हाउस में बुलाए जाते थे, खाना भी खिलाया जाता था, उनको अपने तशबीह भी दी जाती थी, मेजबानी की जाती थी। लेकिन जब मतलब बात करने का मकसद ये है कि जब मफादात थे तो ये जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन जैसा मकाम रखते थे, हम्म। और जब मफादात तब्दील हो गए तो यही लोग दहशत करार दे दी गई। सही। ठीक हो। नेक्स्ट। अच्छा जी, जब वो ये अलग बात है, मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन को जो है ना वो शिकस्त दे दी थी, लेकिन वो एक स्टेबल जो गवर्नमेंट है ना वो नहीं बना सके थे। स्टेबल गवर्नमेंट ना बनाने की वजह से वहाँ पर एक सिविल वॉर ने जन्म लिया। सिविल वॉर की वजह से जो मतलब उन्होंने बेनिफिट्स सोवियत यूनियन को हरा कर हासिल किए थे वो मतलब ज़ाया कर दिए गए। जो एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी थी टू टर्न अफगानिस्तान इनटू अ स्टेबल कंट्री, वो जो मुजाहिदीन के डिफरेंट फैक्शंस थे उन्होंने आपस की लड़ाई की वजह से जो है ना वो ज़ाया कर दिया और आपस में ही लड़ने लगे। उसके नतीजे में ये कंधार के इलाके से एक जो गिरोह है मुल्ला उमर की क़यादत में निकला। उन्होंने कहा कि यार ये जो मेस है ना, ये जो एक हमारा मुल्क जो है अफरा तफरी और खलफशार का शिकार है, इसको हम ठीक करेंगे। अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान को नजर आया कि अगर अफगानिस्तान इंटरनली डिस्टेबलाइज्ड रहता है तो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, और उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो पाकिस्तान में भी आ रहा था, गन कल्चर की सूरत में, ओपीएम की ट्रेड की सूरत में, और रिफ्यूजीज की सूरत में। हम 40 लाख जो मुहाजिरीन हैं उनको होस्ट कर रहे थे। जब पाकिस्तान को ये नजर आया कि ये आप लोग इनके, पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की कि ये लोग मतलब कि किसी एक नुक्ते पर पहुंचकर मुतफिक हो जाएं और वहां पर एक मुतफिका हुकूमत तश्कील दें, पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाएं, बट दे डिडंट कंसीड टू दिस पॉइंट। उसके नतीजे में पाकिस्तान ने ये पाकिस्तान को जब नजर आया कि तालिबान में पोटेंशियल है, ये लोग लड़ भी सकते हैं, पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि ये सिंगल हैंडेडली उन तमाम जो फैक्शंस जो अफरा तफरी और एनार्की का सबब थे उनको शिकस्त दे सके। हम्म। सो पाकिस्तान स्टार्टेड सपोर्टिंग दे, मतलब कि उन्होंने आसानी से बाकी सबको शिकस्त देकर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम कर ली। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उन्होंने ना कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी लाइक अलकायदा एंड देयर एफिलिएट्स, उनको भी है जो है ना वो होस्ट करना शुरू कर दिया। अलकायदा ने जो है वो अफगानिस्तान को होम बनाकर, पॉइंट बनाकर दुनिया भर में दहशतगर्दी शुरू करना शुरू कर दिए। एक हमला वो था जो 9/11 का, जिसने अमेरिका की ट्विन टावर्स को
जो है वो तबाह किया गया, तो अमेरिका ने फैसला किया कि अब हमें जो है ना वो अफगानिस्तान पर हमला करना है। तो ये अच्छा। मुल्ला उमर साहब जिन्हें कहा जाता है कि वन आई, एक आंख वाला मुल्ला, एक आंख जो है ना वो जाए चूंकि एक हो गई थी लड़ाई। ये मतलब वो बानी थी उसके एक पाकिस्तान की, वो जो मौलाना समील हक का मदरसा है जामिया हकानिया, उसे पढ़े हुए थे। इन्होंने फैसला किया कि मैंने ये सारा काम करना है। इन्होंने मतलब वो तालिबान की जो एक तहरीक थी उसको खड़ा किया, पाकिस्तान से सपोर्ट ली और मतलब सिंगल हैंडेडली अफगानिस्तान में अपनी इमारत कायम कर ली। तो ये वो मुल्ला उमर साहब है जनाब, जिन्होंने जो है ना वो उस जो डिस्टेबलाइजेशन थी ड्यू टू सिविल वॉर आफ्टर सोवियत विड्रॉल उसको ख़त्म किया। लेकिन अपनी कुछ गलतियों, जैसा कि इन्होंने अलकायदा को होस्ट करना शुरू कर दिया, दूसरे एफिलिएट्स को होस्ट करना शुरू कर दिया। बामियान के जो बुद्धा, बामियान एक इनका इलाका है जहाँ पर बुद्धा के बहुत बड़े मुजस्मे थे। इन्होंने मतलब बहुत रिग्रेसिव रजीम थी, उनको उड़ा दिया। मीडिया की कोई मतलब आज़ादी नहीं थी, औरतों के कोई मतलब हकूक वगैरह का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से सिर्फ 3 हुकूमतें थी दुनिया भर में जिन्होंने इनकी हुकूमत को तस्लीम किया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। लेकिन सही। बहरहाल अपनी ये गलतियों की वजह से ये भी अपने भयानक अंजाम से मतलब कि वो इन्हें सामना करना पड़ा। और 9/11 के बाद अफगानिस्तान, अमेरिका जो है वो जब अफगानिस्तान में आया तो इन्हें वहां से फरार होना पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्वेश्चन करूँ? हम्म। एक तो बात है ना कि यार जो नेशन स्टेट थी वो डेफिनेटली 90s के अंदर 1990s के अंदर बन चुकी थी। 1947 के बाद डेफिनेटली नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट तो दुनिया में आ चुका था। अफगानी हम्म। लोग रशियन को भगा चुके हैं, पाकिस्तान की हेल्प से भी भगाया, या उनकी अमेरिकन ने उनकी मदद की, उनको असला प्रोवाइड किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको ये स्टिंगर मिसाइल वगैरह दिए गए, रशियन को भगा। अब अफगानिस्तान अनारकी का शिकार होना शुरू हो जाता है। सो अनारकी के बाद ही तो पीस है। वो लोगों को खुद भी तो पता चल सकता था कि जी हम, हमारा जो कंट्री है ना वो बेसिकली अनारकी की तरफ जा रहा है, इसकी वजह से डेवलपमेंट रुक जाएगी, इसकी वजह से हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, हमारी इकोनॉमी ज़ाया हो जाएगी, हमारे लोग जलील हो जाएंगे। ये रेवोल्यूशन का प्रोसेस भी है कि जब किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी जगह के ऊपर कोई भी बेढंगी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो वो ढंग तो डेफिनेटली आ ही जाता है। लोग खुद ना खुद ब खुद ही एक एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू जनाब ना सीख जाते हैं कि हमने कैसे रहना है। सो पाकिस्तान को कौन सा मसला था कि पाकिस्तान ने उनके अंदर, उनके मामलात के अंदर इंटरफेयर करते हुए उनके मामला को कहा जी हम आपकी गवर्नमेंट को सुलझाने की कोशिश करते हैं, हम आपके मामला को ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि आपके पास एक कंड्यूसिव गवर्नमेंट हो, हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट भी आ गया हमारे पास। और उन्होंने ये मुल्ला उमर को ये सारी चीजों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को क्या मसला, उनका मुल्क है, वो जाने, उनका काम जाने। आपने वो जो देखा है कि वो जो डिफरेंट लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कितना जोड़ती है। हाँ ठीक है, जी, हाँ जी। पाकिस्तान डिडंट go out of blue into that country. Pakistan went into that country because of its own interest. अफगानिस्तान याद रखो कोई एक ना कोहेरेंट स्टेट नहीं है जिसमें कोई एक मेजर नेशनैलिटी मौजूद हो। वहाँ पर 40% पश्तून है, 10 से 15% ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा हैं, टर्क्स हैं, ठीक है, तुर्कमान है। मतलब मल्टी एथनिक सोसाइटी है। मल्टी एथनिक सोसाइटी के अलावा ट्राइबल सोसाइटी है। ट्राइबल सोसाइटी के अलावा वो उसमें मुख्तलिफ मुल्कों के मफाद बसते हैं। ईरान जो है वो हज़ारा, ईरान जो है वो सर मैं इनका तो स्पीकर बंद कर लूँ। हसनैन भाई आपका स्पीकर बंद। हाँ जी हो गया। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मल्टी एथनिक सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी है, प्राइमेटिव सोसाइटी है, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों के मफादात में बस है। अगर पश्तून जो है वो 40% है, वो सारा मुल्क जो है वो पठानों का नहीं है, वो सिर्फ 40% है। बाकी ताजिक हैं, हज़ारा हैं, तुर्कमान है, उज़्बेक हैं, ठीक है, कुछ मतलब नूर बख्श, बहुत मतलब क्या कहते हैं कि वैरायटी है वहाँ पर। सही। जिसकी वजह से उनकी लॉयल्टीज है ना वो अफगानिस्तान के साथ नहीं है, उनकी लॉयल्टीज उन ममालिक के साथ हैं जहाँ पर उनके मतलब आबाई एथनिक कबीलों के ग्रुप्स लोग बैठे होते हैं, हैं, वो ठीक है। अपने ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे कि हम्म। उज़्बेकिस्तान से के साथ होगी, ताजिकिस्तान के साथ होगी। हज़ारा वाले जो है वो ईरान की तरफ देखेंगे, वो फारसी स्पीकिंग है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि इन सब की जो रॉयल्टीज है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो ये ठीक यूनिफाइड हो गया नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे पास उसकी वजह से एक से फिर भी कम मुख्तलिफ मिनट है। मुल्कों की हमारी जो अगली स्लाइड की अगली तस्वीर की जो डिस्कशन है ना वो नेक्स्ट सेशन में शुरू हो जाती है। हमारे पास एक से कम मिनट है। मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम बंदों से कि